देना चाहता हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उनको बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एम्स है, गोल्स है, उनको अचीव कर सकते हैं। जो लड़के बैठे थे उन सभी ने जब चिल्लाने लगे, सीटियां बजाने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं टू सर्व विद लव इस नॉवल से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार मैं आपको कह दूं कि अगर आप इंग्लिश की बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स 2.0, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, लाइव हम आते हैं और लाइव आपको बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, जब नॉवल हम पढ़ रहे हैं तो आपको मैं एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, एक परसेप्शन आपका क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये चैप्टर की तरह नहीं होने वाला जहां पे आपको पूरा का पूरा कहानी आपको दिया है, नहीं, पूरे कहानी नहीं दी हुई है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे कह देना चाहता हूँ बहुत ही स्पष्ट रूप से कि भैया ये जो नॉवल आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो नॉवल है, नॉवल अगर आप में से किसी को पढ़ने का शौक होगा तो शायद पता होगा कि नॉवेल्स में अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, इवेंट्स के हिसाब से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सेम तरीके से जब हम ये नॉवल पढ़, खासकर ये जो दो नॉवल, थर्ड और फोर्थ नॉवल, जब सॉरी सेकेंड और जो थर्ड नॉवल हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चैप्टर में से एक इवेंट उठा के दिया गया है, नॉवल में से एक चैप्टर उठा के दिया गया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा नॉवल का, उसकी समरी समझनी पड़ेगी, फिर जाके हम जब नॉवल देखेंगे तो हमें यहाँ पे जो नॉवल होगा वो क्या समझेगा, वो इजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब मेजर कैरेक्टर्स की बात करता हूं तो मेजर कैरेक्टर्स में कौन कौन है, इया ब्रैथवेट है, गिलियन ब्लांचार्ड, मिस डेव इवेंस है, डेनाम है, पमिला डेर है, मिस्टर फ्लोरियन है। ठीक है, अब ये टू सर्व विद नॉवल लव, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो इया ब्रैथवेट ने लिखी गई है, और हम यहाँ पे इया ब्रैथवेट की लाइफ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, लाइफ के एक इंसिडेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब इया ब्रैथवेट क्या थे, इया ब्रैथवेट एक नॉवेलिस्ट थे, बट ऑब्वियसली बात है जो नॉवल लिखा करते थे। एक डिप्लोमैट थे। डिप्लोमैट मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, आपकी कंट्री को क्या रिप्रेजेंट करता है किसी फॉरेन कंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूं, मैं चाइना में जाकर रिप्रेजेंट करता, देन आई एम डिप्लोमैट। ठीक है, फिर एक इंजीनियर होता है, फिर वो एक इंजीनियर भी थे और एक टीचर भी थे। अब उनकी टीचर वाली जो लाइफ है उसका एक इवेंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इन्हें रेसिज्म, मतलब देखा होगा ना आपने कि पहले गोरे काले का बहुत ज्यादा फर्क चलता था। ठीक है, तो रेसिज्म, ये थोड़े सावले रंग के थे, तो इनको रेसिज्म का बहुत सामना करना पड़ता था जब ये बस में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, गर्लफ्रेंड के साथ घर ढूंढने जाते थे रहने के लिए, तब जॉब इंटरव्यू में ग्रीन स्लेट स्कूल में इनको बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ पे हम चैप्टर में ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रैथवेट के बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहली चीज, ब्रैथवेट पैदा कहां हुए थे और बड़े कहां हुए, ब्रिटिश गुयाना में पैदा हुए। वो अपने आप को एक ब्रिटिश सिटीजन माना करते थे। हालांकि जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो उन्होंने आपके रॉयल एयरफोर्स में, ठीक है, रॉयल एयरफोर्स जो था उसमें सर्व भी किया था। ठीक है, साथ ही साथ जब वो रॉयल एयरफोर्स में थे एज एन ऑफिसर थे, तब उन्हें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिल रही थी, बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही थी, लोग उनको बहुत चाहते थे। लेकिन जब वॉर खत्म हो गया तो आपके रॉयल एयरफोर्स में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को निकाला गया, और उसमें से इया ब्रैथवेट जो थे उनको भी क्या जॉब से निकाल दिया गया। जिस दिन उनको जॉब से निकाला गया, कहीं ना कहीं उनकी जो इज्जत थी समाज में, सोसाइटी में, वो इज्जत जो गायब हो गई। सही बात है, जैसे को आपकी पोजीशन अगर बहुत अच्छी है ना तो लोग आपको आपकी बहुत तरीके से इज्जत करेंगे, लेकिन अगर आपकी पोजीशन खराब है ना, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। ये एक जीता जाता एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज, जब जॉब छूटी तो लोगों ने उसको एज एन आउटसाइडर का ट्रीट करना शुरू कर दिया। ब्रैथवेट का जो एक्सपीरियंस था उसे ये चीज को समझ में आ रही थी कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई है, जो मेरी क्वालिफिकेशन, वो किसी भी तरीके से काम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी वो इंटरव्यू के लिए जाता था उसे दो ही चीज सुनने मिलती थी, या तो जॉब फिल हो चुकी है, या तो वो जॉब के लिए क्या ओवर क्वालिफाइड है। ठीक है, तो ये ओवर क्वालिफाइड है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बस एक बहाना था। बहाना क्यों बोल रहा हूं मैं, बहाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका जो रंग था, गोरा रंग नहीं था, जो सांवला रंग था, उस सांवले रंग की वजह से उसको क्या जॉब दी नहीं जाती थी। अब कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस का जो बोलते ना एक जो बांध था, वो बांध अब टूटता जा रहा था। उनके जो एक्सपीरियंस थे, उस एक्सपीरियंस की वजह से उनके अंदर जो हेटरेट था लोगों के टुवर्ड्स, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वो लोगों को नापसंद करना क्या शुरू कर देते, जो भी उन्होंने फेस किया था, जिन लोगों ने भी उनके साथ गलत किया था। अब ग्रीन स्लेट स्कूल में अगर मैं बात करूं, ग्रीन स्लेट स्कूल में की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रीन स्लेट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जो पूरे ही ट्रबल मेकर्स थे। ट्रबल मेकर्स मतलब क्या होता है, ऐसे बच्चों के साथ था जो बहुत ही शैतान थे, बदमाश थे, उस तरह के बच्चों के साथ ये था। ठीक है, इया ब्रैथवेट रिडिक्यूल्ड एंड बुलीड बाय द स्टूडेंट। अब इया ब्रैथवेट जब पढ़ाने गए तो बच्चे उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत करते थे, शर्मिंदा करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, मीम मटेरियल बना के रखा करते थे। ठीक है, जब वो पढ़ाते थे तो पढ़ाने भी नहीं दिया जाता था, और साथ ही साथ उनको बार बार क्या शर्मिंदा क्या करवाया जाता था। अब आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं
तो अब जब कोई भी बंदा आपके लिए आपके टुवर्ड्स से कुछ गलत काम करने लगता है या फिर आपके लिए एक अच्छा काम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में उसके लिए एक इमेज क्रिएट हो जाती है। सेम चीज इयाब रेहत के माइंड में भी अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इमेज क्रिएट हो गई थी। वो इमेज क्या थी? वो यह थी कि उसके जो स्टूडेंट्स है वो डिसरिस्पेक्टफुल है, मिशीवियस और इल मैनर। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब क्या हो गया? उनको उनकी कोई भी इज्जत नहीं है, उनको इज्जत देनी नहीं आती, साथ ही साथ बहुत मस्तीखोर है और उनको कोई भी तौर तरीका नहीं है। अब ऐसा क्यों माइंड में उनके ये इमेज क्रिएट हुई थी? रीजन क्या था? रीजन ये था कि जब उन्होंने पहला दिन स्कूल ज्वाइन किया तो पहले दिन से ही वो बच्चे उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जब भी वो लेक्चर्स लिया करते थे तो बच्चे डेस्क बजाया करते थे और गलत भाषा का उपयोग भी किया करते थे और उसको बार बार क्या करते थे? बुली किया करते थे। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी उनको बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। लड़कियां तो उनको वर्बली, लड़कियां तो उनको बहुत कुछ परेशान किया करती थी। तो एक दिन इया बेचत को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया? लड़कियों को डांटा भी, वर्बली स्कोल्ड भी किया। क्यों डांटा, क्यों स्कोल्ड किया? क्योंकि लड़कियां जो थी, एक लड़की को जिस हिसाब से बिहेव करना चाहिए उस हिसाब से बिहेव नहीं कर रही थी। साथ ही साथ क्लास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करती थी। स्टूडेंट्स जो थे वो ब्रेथवेट को क्या कंसीडर किया करते थे? एक एरोगेंट, मतलब एक स्टूडेंट्स के मन में भी एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया था ना कि इसके टीचर बहुत खड़ूस है, खूसट है, ठीक है, कैसे एक सोशल एनवायरनमेंट में रहा जाता है इसको अता पता नहीं है। अब ब्रेथवेट को ये चीज समझ में आ जाती है कि जो मेरा गुस्सा है, मेरी जो भड़ास है, ये इसकी वजह से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। बच्चे जो रहेंगे मेरी कभी भी इज्जत करेंगे नहीं। इस वजह से उसने सोचा कि मुझे मेरी जो टेक्निक है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो चेंज करना चाहिए। और उसने डिसाइड किया कि बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट करेगा जैसे वो उसकी उम्र के है और उनको वो सेम तरह की इज्जत देगा। इसलिए उसने एक रूल बनाया कि उसके क्लास में जितनी भी लड़कियां, उन सभी लड़कियों के नाम के आगे वो मिस लगा के बोलेंगे, जितने भी लड़के सब बोलेंगे। और साथ ही साथ क्यों बोलेंगे? रीजन क्या? क्योंकि लड़कियां उसको सर बुला के क्या कहती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, उनके कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, अपने साथ थोड़ा क्लोज लाने के लिए उनको वो फील्ड ट्रिप पे, एक्सकर्शन पे, म्यूजियम, थिएटर जैसी जगह पे लेकर जाने लगे। वो अकेले जाते थे नहीं, किसके साथ? गिलियन ब्लांचार्ड के साथ लेके जाते थे। अब इनके साथ इनका था कुछ समझ सकते हो? समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट, सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या? बेसिकली एक पूरा समरी है कि नॉवेल में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले उसकी एक समरी हमें यहाँ पे क्या देखने मिल जाती है। ब्रेथवेट के स्कूल में एक हाफ ईयरली स्टूडेंट काउंसिल होने वाला था, जहां पे जो स्टूडेंट्स ने पूरे मिड टर्म में जितनी भी चीजें पढ़ी थी हाफ ईयरली में, उन सभी चीजों की रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करने वाले थे, ठीक है। ब्रेथवेट की क्लास जो थी वो भी प्रेजेंट करने वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, वो बताने वाले थे कि कैसे उन्होंने डिफरेंट पीपल, कल्चर, कस्टम में और कस्टम, इंटरनेशनल या फिर इंटररेशियल कोऑपरेशन देखा हुआ। यहाँ पे मिस जोसेफ और डेनम, ये मिस जोसेफ कौन थी? इया ब्रेथवेट की स्टूडेंट थी और डेनम भी इया ब्रेथवेट की स्टूडेंट थे। मैंने अभी बताया इया ब्रेथवेट एक रूल बनाया था कि उनकी क्लास की जितनी भी लड़कियां रहेंगी उनके नाम क्या मिस लगे, इसलिए मिस जोसेफ लिखा गया। डेनम, इन्होंने मीटिंग की शुरुआत की थी। मिस्टर फ्लोरियन जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने मीटिंग को आगे बढ़ाया था, ठीक है। फिर हर एक क्लास को एक के बाद एक का मौका मिला गया जहां पर वो आते और अपना क्या रिपोर्ट जो था प्रेजेंट करते थे। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा? एक टीचर का पैनल चूज किया जाएगा जो क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका आंसर देंगे स्कूल के बिहाफ पे, ठीक है। अब शुरुआत किससे होती है? जो सबसे छोटी क्लास होती है उससे शुरुआत होती है, फिर छोटी से बड़ी क्या चलने वाला, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर चलने वाला था। हालांकि ईआर ब्रेथवेट की क्लास सबसे पुरानी क्लास थी, इसलिए उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो सबसे आखिर में मिलने वाली थी। मिस जोसेफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करती, क्लैरिफाई कर देती है कि यहाँ पे उनकी जो क्लास यानी ईआर ब्रेथवेट की जो क्लास है वो किस पे बात करने वाली है? वो बात करने वाली है आपके इंटरडिपेंडेंसी के बारे में, मैनकाइंड कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पॉटर फील्ड ऑफ मैथ्स के बारे में बात करें, स्पैगो जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में, फॉलमैन फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले थे। उन्होंने शो का एक रुख ही बदल दिया था। कैसे बदल दिया था? वो एक ह्यूमन स्केलेटन लेकर आए थे जो बहुत ही मजेदार वाला था। मिस डॉट हिस्ट्री पे प्रेजेंट, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस पे बात करने वाली है। डेनम जो है उनकी बात तो अलग ही है भैया, वो पीटी और गेम्स को क्या क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जहां पर ये बोलने वाले थे कि जो क्लास होती है पीटीओ क्लास की वो इल मैनर्ड है, इल कंसीव्ड है, मतलब उसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया है। उसके बाद रैंडमली टीचर्स को चूज किया जाएगा, ठीक है, जहां पे 3 टीचर का नाम आएगा, मिस्टर वेस्टर, मिस डेल्स, मिस फिलिप्स। और डेनम अपने जितने भी सवाल होंगे उन सभी का जवाब मांगेगा। मिस्टर वेस्टर्न हालांकि चिढ़ जाएंगे, भड़क जाएंगे, ठीक है, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन मिस फिलिप्स हर एक सवाल का जो जवाब है बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो सिनॉप्सिस है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब फटाफट से हम कहाँ जाएंगे? फटाफट से हम बढ़ेंगे आपके डिटेल वर्जन के बारे में, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स।
और हमारे ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि 15 नवंबर ये एक ऐसा दिन होता है जहां पे जो ग्रीन स्लेट स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी उन्होंने हाफ ईयरली में जो भी चीजें पढ़ी है उसको क्या प्रेजेंट क्या करने वाले थे। यह तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, जैसे जैसे बच्चे तैयार होके अंदर आ रहे थे वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। अब ये एक्साइटेड इसलिए भी थे क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है किसने अरेंज किया था, बच्चों ने अरेंज किया था। प्रेजेंट किसके जाना, बच्चों के द्वारा। कंट्रोल कौन करेगा, बच्चे ही करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे को उनके कैपेबिलिटी के उनके एपेबिलिटी के हिसाब से क्या काम दिए गए थे। अब कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी बच्चे खुसफुस 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 कर रहे थे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से होना। और एक चीज और बता दूं, और उस दिन स्कूल में कोई भी असेंबली होने वाली नहीं थी और बच्चे बहुत ही अच्छे से टिप टॉप तैयार होकर गुरुम होके क्या अंदर क्लास में आ रहे थे, सॉरी कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे। 10 बजे बेल बजी, सभी लोग क्या हो गया फटाफट ऑडिटोरियम के लिए आए। मिस जोसेफ और डेनम ये दो सीनियर स्टूडेंट थे, जैसे मैं मिस्टर फ्लोरिन कौन है, स्कूल के हेडमास्टर। तो एक तरफ मिस जोसेफ बैठी थी और एक तरफ मिस बोलो मिस्टर डेनम क्या बैठे हुए थे। ठीक है, अब एज एवरीवन सीटेड एंड साइलेंट स्टूड एंड एड्रेस दी स्कूल। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं मिस्टर फ्लोरियन, जैसे ही सभी लोग बैठ गए तो मिस्टर फ्लोरियन उठे उन्होंने बात किया रिट्रीटिंग द एम्स एंड पॉलिसी। रिट्रीटिंग मतलब क्या होता है कि उन्होंने स्कूल की जो एम्स एंड पॉलिसी थी लोगों को बताई, एक तरह से रिमाइंड करवाई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हर एक बच्चा जो ग्रीन स्लेट स्कूल में पढ़ता है उन सभी के कंट्रीब्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो एम्स हैं गोल्स है उनको अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां जहां उनको लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया है वहां पे उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन जहां जहां उन्हें लगा कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। जहां उन्होंने बताया हमें इंप्रूवमेंट चाहिए क्लीनलीनेस में, कंडक्ट में, पर्सी ऑफ नॉलेज मतलब बच्चों को पढ़ाने के तरीके में और साथ ही साथ सीखने के तरीके में, दोनों में ही क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। जब ये बात या प्रतिवत सुन रहे थे तो उनको ये रियलाइज हुआ कि जो फ्लोरियन है, फ्लोरियन को अच्छी तरीके से उनके स्कूल की कंडीशन क्या है, ठीक है, सर्कमस्टांस में कौन से लेवल पे चले, इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अता पता है। ठीक है, अब मिस जोसेफ खड़े हुए, ठीक, अब मिस जोसेफ खड़ी हुई और खड़ी होकर उन्होंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दिया कि काउंसिल का पर्पस क्या है और ये एक्टिविटी होने कैसे वाली है। जहां पे उन्होंने बताया कि हर एक जो क्लास है वो अपनी रिपोर्ट क्या प्रेजेंट करेगी, हर एक क्लास में उनके सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव क्या चूज किया है। जो भी उन्होंने ईस्टर क्या एक तरह का इवेंट होता है, एक तरह का त्योहार हम कह सकते हैं, जो मेनली मार्च और अप्रैल में होता है। उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती क्योंकि वो लूनार कैलेंडर पे बेस्ड होता है, आपके इस पे नहीं बेस्ड होता, क्या बोलते हैं आपका रेगुलर कैलेंडर पे बेस्ड नहीं होता है। तो डेट जो होती है वो आपके आगे पीछे होती है, लेकिन फॉल क्या करता है मार्च और अप्रैल के मंथ में। तो वही जब मार्च और अप्रैल के मंथ से जब से बच्चे आए तब से उन्होंने क्या क्या सीखा है उसके बारे में लोग बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि जब हर एक क्लास अपना रिपोर्ट कंप्लीट कर देगी तो एक पैनल जो है टीचर्स का वो आपका क्या आएगा, उन्हें चुना जाएगा और वो आके सारे जो मैटर्स अराइज होंगे उनका जवाब क्या देंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो सिलेक्शन था पैनल का वो किसी को भी नहीं पता था कौन सी टीचर होने वाली है, कौन क्या टीचर होने वाली है, ठीक है, कितने टीचर होने वाले, ये चीज का किसी को भी आइडिया नहीं था क्योंकि पूरा प्रोग्राम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सारा प्रोग्राम बच्चों ने ही अरेंज किया हुआ था। रिपोर्ट चालू होती है सबसे लोअर क्लास से चालू होती है जहां पे 12 साल के बच्चे आते हैं जिन्होंने पिछली गर्मियों के मौसम में स्कूल को ज्वाइन किया था। उसमें से बहुत सारे बच्चे शर्मीले थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन उन्होंने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था और उनकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि छोटे बच्चे थे ना। ठीक है, अब क्लास आफ्टर क्लास आ रही थी। अब रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या था, रिपोर्ट लाने का मेन पर्पस ये था कि भैया इनका मेन पर्पस ये नहीं था कि बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या बच्चों के सिलेबस कितने कंप्लीट है, टीचर ने क्या पढ़ा है, वो मेन मोटिव नहीं था। मेन मोटिव ये जानना था कि टीचर ने जो भी चीज पढ़ा उसमें से बच्चों को क्या समझ में, आप बच्चों ने क्या पढ़ा है, इस चीज के बारे में उनको जानना था। ठीक है, ब्रेथवेथ की क्लास आई, जब ब्रेथवेथ की क्लास आई तो वो ब्रेथवेथ जो था बहुत ज्यादा डर गए थे, नर्वस हो गए, घबराने लग गए थे। ठीक है, डेनम आए, डेनम ने जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके क्लास के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उन सभी का नाम लिया, जैसे पॉटर अरिथमेटिक्स, सेपियानो नेचर स्टडी बोलने वाला है, मिस पैक जैक्सन ज्योग्राफी के बारे में, मिस डेरेक फर्मैन फिजियोलॉजी, मिस डॉट और हिस्ट्री, फिर उसका डेनम पीटी और गेम्स, और मिस जोसेफ जो थी वो डोमेस्टिक साइंस के बारे में बात करने वाली थी। जब डेनम ये सारे नाम बुला रहा था तो ब्रेथवेथ को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। क्यों अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ब्रेथवेथ ने क्या बनाया था, एक रूल बनाया था कि उनकी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, जितनी भी लड़कियां होंगी उन सभी को मिस आगे नाम के आगे लगा के फिर बुलाया जाएगा। और डेनम ने जब कभी भी नाम बुलाया लड़कियों का तो उसने मिस लगाया था, वो जो रिस्पेक्ट थी जो उसके गुरु ने सिखाई थी वो रिस्पेक्ट वो क्या कर रहा था, अदा कर रहा था। क्लियर हो गया।
ठीक है। एज द नेम सर कॉल, जैसे जैसे उनके नाम बुलाया गया सभी लोग स्टेज पे गए, स्टेज पे जाके उन्होंने बहुत ही सिंसियर माने में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सीट क्या ग्रहण कर ली। फिर मिस जोसेफ आई, उन्होंने थोड़ा सा एक जिस्ट दिया कि उनकी क्लास के बच्चे बात किस बारे में करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली हम बात किसके ब्रदरहुड के बारे में बात करें, मैनकाइंड के बारे में बात करें। हालांकि जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग रीजन में उनका फेशियल फीचर अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हर एक जो इंसान है, हर एक जो लोग है वो एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे से मिलजुल के ये चीजें चला रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बुलाया पॉटर। पॉटर आते ही उन्होंने कहा कि मैंने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है वो वेट और मेजर पे की है, जहां पे मैंने जो रिलेशनशिप है किलोग्राम और पाउंड, आपने सुना होगा कहीं पे दो तरह के सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, एक जगह किलोग्राम और एक जगह है आपका पाउंड। यानी एक जगह हम मेट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं और दूसरी जगह इंपीरियल सिस्टम। आज के डेट में तो मेट्रिक सिस्टम बहुत ज्यादा फॉलो होता है, ठीक है। फिर मेट्रिक, कहीं पे हम मीटर गिनते हैं तो कहीं पे हम लोग फुट गिनते हैं। पूरे वर्ल्ड में यही दो मेथड क्या चलते हैं, या तो मेट्रिक ले लो या फिर इंपीरियल सिस्टम क्या चलता है, ठीक है। लेकिन और ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भले मेट्रिक यूज करो या फिर इंपीरियल यूज करो, लेकिन दोनों ही बहुत ही बैलेंस तरीके से लोग लेके चलते हैं, जहां पे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना पाउंड, कितना पाउंड इक्वल्स टू कितना किलोग्राम, इस चीज का कन्वर्जन लोगों ने रखा हुआ है ताकि कोई भी दिक्कत आए ना। फिर उसके बाद सेपियो ने नीचे स्टडी पढ़ते हैं, जहां पे उन्होंने पेस्ट की स्टडी की थी, जहां पे वो जो ब्लैक रॉट कैसे वीट को हार्म करते हैं, फिर बॉल वेविल कैसे कॉटन को डैमेज करते हैं, फिर कोलोराडो बीटल कैसे पोटैटोस को डैमेज करती है, इसके बारे में ये बात क्या करने वाले हैं। जहां पे इन्होंने बताया कि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्रियों के जो लोग हैं उन सभी ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया और उसके ऊपर पढ़ाई कर, और उनकी नॉलेज से वो कहीं ना कहीं जो बिहेवियर है, जो ब्रीड्स के हैबिटेट्स है, इनका जो माइग्रेशन है स्पेस का, उसको क्या हटाने की, उसको कम करने की क्या कोशिश करे, जिससे हमारे ये जो क्रॉप्स है ये किसी भी तरीके से नष्ट ना हो। फिर उसके बाद करना था फर्नमैन। फर्नमैन फिजियोलॉजी के बारे में बात करता है। हैड ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव। हैड ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव मतलब क्या होता है कि एक फ्रेज है जो किसके लिए होता है कि एक इंसान के पास जब कोई सीक्रेट होता है जिसका उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्टेज पे किसी को साइन इशारा किया, तो इशारा किया तो दो लोग आए, एक वेल्श और एक एलिसन। वेल्श और एलिसन क्या कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये इस तरह का फ्रेम पकड़े थे, ठीक है, इस तरह का फ्रेम पकड़े थे, बीच में हड्डियों का ढांचा था, एक तरफ एलिसन था और एक तरफ वेल्श था। अब ये जो हड्डियों का ढांचा था किस पे लटका हुआ था, एक ऊपर एक धागा बंधा हुआ था, उस धागे से क्या हुआ, लटका हुआ था। अभी उस धागे से लटका हुआ था तो ये जैसी हवा आ रही थी तो ये जो स्केलेटन था ये घूमने लगा। अब जब स्केलेटन घूमने लगा, पूरा जो स्कूल था वो जोर जोर से हंसने लगा, बिना किसी कंट्रोल के क्या हंसने लगा। लेकिन ये जो थोड़े लेविटी मतलब ये जो थोड़े टाइम की जो खुशी थी वो थोड़ी देर में क्या हो गई, गायब हो गई, जैसे ही फर्नमैन क्या बोलने लगा या फिर उसने बातें करने लगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जब क्यों शांत हो गए, क्योंकि फर्नमैन की जो आवाज थी बहुत ज्यादा क्लियर थी और बहुत ज्यादा प्रिसाइज, लोगों को बहुत समझ में आ रहा था, डोमिनेटिंग थी, ठीक है। ठीक है। फिर फर्नमैन ने बहुत क्लियरली बोला ये जो हड्डी का ढांचा है ये एक फीमेल का, लेकिन मैं ये चीज नहीं बता सकता कि वो चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन है, ग्रीक है, या फिर वो गोरी थी या फिर सावली। लेकिन उसने ये चीज कही कि हम जितने भी लोग होते हैं हम सभी सेम होते हैं, बस हमारी जो ट्रिमिंग, हमारी जो परवरिश होती है वो अलग होती है, हमारे फेशियल फीचर्स थोड़े से अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेडिशन, डिपेंडिंग ऑफ द कल्चर, ठीक है। लेकिन हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो ब्लूप्रिंट सभी का क्या एक ही जैसा होता है, हम एक ही कोर से, हमारा जो साचा है वो एक ही है, दो आंख, एक नाक, दो कान, ठीक है। वो चीज उसमें कुछ भी बदलाव होने वाले नहीं है, डन। फिर मिस डेयर किसके बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाली थी, जहां पे वो जो प्रॉब्लम्स थी ह्यूमैनिटी की, जो ह्यूमैनिटी फेस करी सिकनेस और डिजीज के टर्म्स में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको भी कम करने के लिए जो पूरी दुनिया है वो पूरी दुनिया मिलकर एक साथ क्या काम करती है। जैसे कोविड-19 आया था, कोविड-19 जब आया तो हर एक कंट्री अपने लेवल पे क्या वैक्सीन बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे मिस डॉट हिस्ट्री के बारे में बात करती है, जहां पे जो रिफॉर्मेशन हुआ था इंग्लैंड का, एज ऑफ रिनाइंसेंस, आपको याद होगा कि इंग्लैंड में कई सारे बदलाव हुए थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, रिलीजियस रिफॉर्म हुआ था, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म हुआ था। तो उसके बारे में बात करेंगे, जहां पर ये कहती हैं कि उस स्ट्रगल के वजह से, जहां पे उस टाइम पे भी जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं पीछा छुड़वा रहे थे, जो रिलीजियस बंदिशें थी, ठीक है, ये जो तकलीफें थी, इन तकलीफों से वो बाहर निकल के जाना चाहते थे। और उसी टाइम पे जो टॉलरेंस था, ये टॉलरेंस वाला जो कंसेप्ट था वो डेवलप हुआ था, जहां पे अब लोग जो है अपने कल्चर को तो समझते हैं लेकिन साथ ही साथ सामने वाले के कल्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर आता है डेनम। डेनम किसके बारे में, पीटी और गेम्स के बारे में बात करता है। इनके जो रिपोर्ट थे बहुत ही अलग थे। इसने क्या किया, इसने क्रिटिसाइज किया, इसने पीटी और गेम्स का क्या किया, क्रिटिसाइज किया, मतलब उसके खिलाफ ये बातें क्या कर रहा था।
ठीक है, ये कह रहा था कि स्पेस की लिमिटेशन की वजह से और जो एक्टिविटी बताई जाती है उसकी वजह से ये जो लेक्चर है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ, ये जो पीटी है ये इल कंसिडर मतलब प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया था, पॉइंटलेस है, बेकार है और रूटीन मोनोटोनस और नो एडवांटेज, इसका किसी भी तरीके से फायदा नहीं है। अब ये चीज सही कह रहा था गलत, ये कैसे पता चला? ये जब लोग जो बैठे थे, जो लड़के बैठे थे, उन सभी ने जब चिल्लाने लगे, सीटियां बजा रहे, तब इनको लोगों को समझा कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है। जब रिपोर्ट खत्म हुआ, डेनम ने क्या किया, 2 बच्चों को बुलाया रैंडमली, ठीक है, ऑडियंस, और उनको कहा जितने भी टीचर सबका नाम लिखने के लिए, नाम लिख के उसने हैट में डाला और रैंडमली 3 टीचर्स का क्या चीट उठा। एक का नाम था मिस्टर वेस्टन का नाम आया, एक मिस डेल एवंस का और एक मिस फिलिप्स का। अब डेनम और जोसेफ और बाकी सारे लोग स्टेज छोड़ के नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चनर क्या शुरू होता है। जब क्वेश्चनर शुरू होता है, जो टीचर्स हैड नो ब्रीफिंग एंड वेर ऑफन कॉट आउट स्टैमरिंग इन दिस डिसीजन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जब टीचर्स को बुलाया गया तो टीचर्स को कोई भी आइडिया नहीं था, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है, किसको बुलाने वाला है, क्या, तो वो थोड़ा घबरा रहे थे और कहीं ना कहीं स्टैमर भी कर रहे थे, ठीक है। ये उनके लिए बड़ा रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पे इया बेतुल का एक बड़ा ये था कि भैया सरप्राइज था कि जो मिस फिलिप्स थी, बाकी जो मिस्टर वेस्टर्न और मिस डेल एवन, ठीक है, इनकी अगर बात करूं तो इनके कंपैरिजन जो मिस फिलिप्स थी वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी। जहां पे हमारे जो ईया रहते थे उनको लगता था ये सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती है, इनकी लुक्स पे ही ध्यान देती है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा जितने भी सवाल पूछे जाते थे उन सभी को वे स्किलफुली आंसर दे रही थी। साथ ही साथ जब भी उनके जो कलीग्स थे, मिस डेल एवंस और मिस्टर, अगर वो किसी चीज में अटक जा रहे थे तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करी थी, ऐसे असिस्ट करी थी जैसे उनकी कोई बेइज्जती ना हो और उनको बुरा भी ना लगे। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन जो वेस्टर्न थे, वेस्टर्न थोड़ा सा अलग निकल के आ रहे थे। क्यों निकल के आ रहे थे? गुस्सा हो रहे थे, भड़क रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो सवाल आ रहे थे उस सवालों से वो बचना चाहते थे, इस वजह से, ठीक है। और रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो पीटी का एक्सरसाइज का जो मैटर था उसमें मिस्टर वेस्टर्न का भी हाथ था उसको खराब करने में। डेनम अगर मैं बात करूं, एक ट्रेन बॉक्सर था, उसने इंसिस्ट किया कि ये जो एक्सरसाइज होती है अगर ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाई जाए तभी ये एडवांटेजेस है, वरना एडवांटेजेस नहीं है। पीटी सिर्फ हफ्ते में 2 बार, वो भी सिर्फ 20-20 मिनट के लिए, पूरा बेकार है, टाइम बेकार है और कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मिस फिलिप्स जो है वो रिमाइंड करते हुए कहती है कि जो स्कूल ने जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीटी और गेम्स वो बहुत ही हिसाब से कंसीडर करके टीचिंग टाइम टेबल में डाले कि स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या भला हो। हाँ, स्कूल की जो फैसिलिटी तो बहुत लिमिटेड है, उस लिमिटेड फैसिलिटी के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से जो फैसिलिटी जो स्कूल दे रहा है वो बहुत ही उम्दा दे रहा है और तारीफ के लायक है, ठीक है। हाँ, तुम में से कुछ लड़के आ सकते हैं जो हमें शायद इस चीजों में मदद करें, हाँ उनमें से कुछ। हाँ, उसने ये भी कहा कि डेनम जैसे बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट है फिजिकल डेवलपमेंट में को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है, वो आके हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारे ऐसे बच्चे भी है जो फिजिकली फिट नहीं है और ये प्रोग्राम जो है उनको फिजिकली फिट होने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो फिर डेनम बोलता है फिर हमें पीटी क्यों, हमें कुछ और खेलने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है, ठीक है, जिनको जरूरत है उनको ही उनको ही पीटी दे, ठीक है, हम बाकी सब फुटबॉल या फिर कुछ और कर सकते हैं जो जिससे हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो। तो एक पोजर था, पोजर मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसके पास नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मिस फिलिप कहती है अभी जो मैं ये कहने वाली हूँ उससे शायद तुम पॉइंट रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब तुम्हें जो कहा जाता है और तुम उसे पसंद नहीं करते हो फिर भी तुम उसे करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। जो पूरा जो टाइम टेबल है स्कूल में बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप जब स्कूल खत्म होने के बाद बाहर निकलो तभी भी तुम अपने रियल वर्ल्ड को क्या फेस कर सको, इस तरीके से। इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज से ज्यादा या मेंटल एक्सरसाइज क्या में हेल्प करता है। अब ये चीज सुन के जो डेनम था वो चुप हो गया। डेनम को समझ में आ गया था कि वो हार चुका और वो कुछ भी कर सकता नहीं। वहीं मिस फिलिप्स के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी स्माइल कुछ इस तरीके से थी जैसे उन्होंने काम ऐसा किया था कि उन्होंने जीत ली थी, और जीत भी ऐसी कि जैसे एक बिल्ली होती है वो कैसे एक चिड़िया को खा भी जाती है और निशान भी छोड़ती, तो उसी तरीके से उन्होंने किया था। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई कैसे जो यार रहते कहते हैं, मुझे ये क्लियर समझ में आने लग गया था कैसे एक जो क्रिएचर होता है वो कैसे अपना क्लास मेंटेन करके चलता है। उसके बाद जो सुबह थी वो खत्म हुई, जो हेड आए प्रिंसिपल आए, प्रिंसिपल आके उन्होंने अप्रिशिएट किया, ठीक है, सारी चीजों को, और थैंक यू बोले, वोट ऑफ थैंक्स देके सेशन को पूरा एंड कर दिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर में समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।